Hello everyone, good morning. Good morning everyone. यस, कल जो थ्योरी लिख के दी थी वो 2 टाइम्स लिखना था। फंक्शन की इंट्रोडक्शन वो हुआ है एवरीवन? फंक्शन प्रोसेस रिवाइज की है? ओके, चलो फिर फंक्शन प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो बताओ। आंसर सबको देने हैं। फंक्शन प्रोसेस मुझे स्टेप बाय स्टेप बतानी है। यस, चीटिंग नाही करायची तिथे हा, म्हणजे न बघताच सांगायचंय. फर्स्ट विल बी फंक्शन कॉल। ओके, फंक्शन कॉल को ही क्या कहा जाता है? परफेक्ट, फंक्शन कॉल इज नोन एज इनवोक। यस, फंक्शन कॉल में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओके, फंक्शन नेम, देन फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। फिर पैरेंथेसिस में हम हमेशा क्या पास करते हैं? पैरामीटर लिस्ट ऑफ नहीं, इफ एनी। हाँ, टाइपो हो सकता है, सो यस, यहाँ पे क्या आएगा? पैरामीटर लिस्ट इफ एनी। ओके, जो भी पैरामीटर्स आप पास करने वाले हो वो कैसे होने चाहिए? परफेक्ट। सो जो भी पैरामीटर्स आप पास करोगे, दैट पैरामीटर्स कैन बी वैल्यूज, और अगर आप वेरिएबल्स पास कर रहे हो तो वेरिएबल्स विदाउट डेटा टाइप।
Perfect. Okay. So this is about the function call, value or variable without function name. Correct. What is the second step? Okay. Second step is function definition. इसे क्या कहा जाता है? Function body. Perfect. Yes. फंक्शन बॉडी में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? परफेक्ट। सबसे पहले फंक्शन नेम ही आना चाहिए एवरीवन। नो, पहले हमेशा फंक्शन नेम ही आना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो। यस, आफ्टर फंक्शन नेम पैरेंथेसिस। करेक्ट। पैरेंथेसिस में क्या आने वाला है? पैरामीटर्स इफ एनी। ओके, यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखोगे वो कैसे होने चाहिए? परफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लेके चलेगी क्या? वैल्यूज इन द सेंस 10, 20 ऐसे डायरेक्टली लिखा तो ये चलेगा क्या? नो। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, पैरामीटर इफ एनी का आंसर अगर यस मिलता है तो कंपल्सरी वेरिएबल विथ डेटा टाइप चाहिए। परफेक्ट। ओके, आफ्टर दैट सेमीकोलन देना है क्या? नो। अब क्या चाहिए? ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। इन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स में क्या रहेगा? परफेक्ट। ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स में रहेगा एल्गोरिदम, और आपका जो भी लॉजिक है वो लॉजिक। यस, आफ्टर दैट अगेन रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी। यस, अगर रिटर्न स्टेटमेंट है, नहीं है, उसके बेसिस पे क्या डिफाइन होने वाला है? रिटर्न टाइप। परफेक्ट। सो जो रिटर्न टाइप है आपके फंक्शन का, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन, और इसीलिए रिटर्न टाइप सबसे एंड में देना है। क्लियर है? यस। देन थर्ड स्टेप क्या रहेगी? परफेक्ट। फंक्शन डिक्लेरेशन कहीं क्या कहा जाता है? प्रोटोटाइप। करेक्ट। प्रोटोटाइप में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? ओके। अब यहाँ पे हम फर्स्ट रिटर्न टाइप लिख सकते हैं क्या? यस, क्योंकि अब हमें पता चल गया है रिटर्न टाइप क्या है। देन करेक्ट, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, आफ्टर दैट पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। पैरामीटर लिस्ट आप कहाँ पे लिखने वाले हो? पैरेंथेसिस में, राइट? तो ये भी दिमाग में थोड़ा सा फिट करो, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, नथिंग एल्स।
सो फंक्शन नेम, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और इस राउंड ब्रैकेट्स में क्या आने वाला है आपका? अगेन क्वेश्चन मार्क, पैरामीटर्स इफ एनी, और अगर पैरामीटर्स है तो आप इन्हें वहां पे कैसे स्टोर करोगे? परफेक्ट। पैरामीटर्स इफ एनी, तो उन पैरामीटर्स के हमें सिर्फ क्या मेंशन करने हैं? ओनली डेटा टाइप्स। परफेक्ट। और फंक्शन नेम, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर लिस्ट है वो, एंड एंड में सेमीकोलन देना भूलना नहीं है। ओके, नाइस। सो फंक्शन प्रोसेस अच्छे से की है, तो कुछ सिनेरियो देखते हैं। अम, अंबानी की शादी अभी अभी हुई है, हम सब ने इंस्टा पे भर भर के पोस्ट देखे हैं। मतलब घर की कोई शादी के जितने एल्बम नहीं देखे, उतने हमने अंबानी की शादी के फोटोज देखे, राइट? यस। मतलब इतना भर भर के कि पूरे दिन हर एक फील्ड में बस अंबानी की शादी ही चल रही थी, अनंत अंबानी की। फिर तो आपने देखा कि उनके लोकेशंस बहुत अलग अलग थे, राइट? एक लोकेशन यहाँ पे, दूसरा लोकेशन वहां पे। परफेक्ट। यस। मतलब ये होता है कि हमें एक शादी करने में ऐसे जी पर आ जाता है, बहुत वाट लग जाती है। अनंत अंबानी ने 3 बार शादी की एक ही साल में, और उनका एक दिन का खर्चा अपनी पूरे शादी से भी बढ़कर था। सो बेसिकली बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लगी होगी ये सब हैंडल करने के लिए। एक पर्सन से ये सारी चीजें मैनेज हो सकती है क्या? क्या लगता है? नो। तो जो भी इवेंट मैनेजर रहेगा उनके शादी का, उसने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पेक्टिव पर्सन को हैंड ओवर की होगी, कि केटरिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक्स वाई जेड पर्सन देखेगा, फिर केटरिंग से रिलेटेड जो भी काम है वही करेगा, राइट? देन जो भी उन्होंने डेकोरेशन किया था, जो बेसिकली फ्लावर्स का डेकोरेशन, सो जो डेकोरेशन का है वो एक्स वाई जेड पर्सन देखेगा, कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन ही देखेगा, तू बाकी किसी में ध्यान नहीं देगा। अब अगर अज्यूम करना है कि आपके पास एक बंदा है जो केटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली हैंडल कर रहा है, आपके पास दूसरा बंदा है जो डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली हैंडल कर रहा है। ये दोनों टास्क, ठीक है, केटरिंग एंड डेकोरेशन, अगर हम एक ही इंसान को देंगे तो वो एक ही इंसान दोनों टास्क उतने एफिशिएंटली कर सकता है क्या जितने ये दो बंदे अकेले कर सकते हैं? नो। रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वर्कलोड हो गया, ओवरलोड हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। देन अगर मतलब ऐसा टाइम आता है कि भाई इसी टाइम पे केटरिंग के जो मतलब केटरिंग के लिए हमने जो भी सामान मंगाया है, या जो केटरिंग की कॉन्ट्रैक्ट हमने जिसे दिया है, उसका भी वो भी एक ही टाइम पे आ गया, और डेकोरेशन वाला बंदा भी एक ही टाइम पे आ गया। ये दोनों अगर एक बार आते हैं और इन दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के पास है, तो वो दोनों के साथ भी जो मीटिंग है या उन्हें जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो प्रॉपरली हैंडल कर सकता है क्या? नो। करेक्ट। और इसीलिए
हम क्या करते हैं, इवन अपने घर में भी शादी है और आपने देखा होगा कि अगर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान को देते हैं ना, तो गड़बड़ हो ही जाती है। और अपने रिलेटिव्स को क्या शादी में ऐसा मौका ही चाहिए कि जहाँ पे हम कुछ तो उछाल सके, मुद्दा। तो होता है ना, शादी इज़ ऑल अबाउट रुस्वे-फुगवे ऑफ बुआ एंड नॉट ओनली बुआ, हम भी कभी तो बनेंगे बुआ। बेसिकली ऑल द रिलेटिव्स, क्यों खुद को बदनाम करें? या सो यस, इसलिए बेटर चीज़ क्या रहेगी कि भई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतने पर्सन्स लो और हर एक इंसान को एक-एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करो सो दैट अगर उस चीज़ से रिलेटेड जैसे कि डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी बात है, तो भाई हर्षदा से जाके बात करनी है कि डेकोरेशन का ऐसे-ऐसे करना है, वैसे-वैसे करना है। देन सेकंड चीज़ केटरिंग का है तो शक्ति के पास जाओ, ऐसे-ऐसे जो भी केटरिंग से रिलेटेड है, मेन्यू चेंज करना है, केटरर चेंज करना है, व्हाटएवर इट विल बी, तो जाके शक्ति के साथ बात करो क्योंकि शक्ति वो सब देख रही है, करेक्ट? अगर किसी को डेस्टिनेशंस के बारे में पता नहीं है कि जैसे कि प्री वेडिंग करनी है, प्री वेडिंग के डेस्टिनेशंस क्या है वगैरह, तो उसके लिए अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई स्नेहल के पास जाओ, स्नेहल आपको अच्छे तरीके से बता सकती है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तैयार कर रहे हैं। तो जिन्हें भी इस एक्सवाईज़ेड चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उस एक्सवाईज़ेड पर्सन के पास जाए और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर ले, राइट? इसकी वजह से सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई और इन्हीं सॉर्टेड चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलरिटी। इन्हीं सॉर्टेड चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? मॉड्यूलरिटी। फंक्शन लिखने का एक सिंपल रूल है। फंक्शन क्या कहता है? वन टास्क वन फंक्शन। जैसे अभी हमने देखा, वन टास्क वन पर्सन। इससे क्या होगा? चीज़ें सॉर्टेड रहेगी। इन प्रोग्रामिंग चीज़ें मॉड्यूलरिटी में रहेगी। तो आप मुझे बताओ, अगर फंक्शन में कुछ तो अपने घर में जो शादी है, इसमें बुआ ने नाक ऐसे टेढ़ी कर ली क्योंकि उसे खाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो केटरिंग का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था? शक्ति थी, ठीक है? सो हाँ, तो शक्ति के पास जाके हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसे-ऐसे गड़बड़ हुई है, तो तू वो देख ले। सिर्फ खाने की वजह से अगर आपकी बुआ रूठी है, तो सबके ऊपर गुस्सा निकालने की ज़रूरत है क्या आपको? जितने भी लोग शादी में आए थे या जिन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उन सबके ऊपर आपको ऐसे चिल्लाने की वगैरह ज़रूरत है क्या? नहीं। हम सिर्फ शक्ति के पास जाके बात कर सकते हैं और वो बात शांति से हो सकती है, क्योंकि पता है ना पर्सन कौन है, तो चिल्लाने की वगैरह ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। वैसे ही हम जब अपने कोड में मॉड्यूलरिटी देते हैं और कोड एग्ज़ीक्यूट करते टाइम कहीं पे तो गलती होती है, ठीक है? तो हमें पता है ये गलती कौन से फंक्शनैलिटी की वजह से हुई है, तो हम सिंपली उस फंक्शनैलिटी में जाके देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने क्या गलत लिखा है। करेक्ट। तो इस फंक्शन की वजह से अपनी जो रीडेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। पता है ना, ऐसे कोड में आउटपुट देखते देखते ही पता चल रहा है कि भाई गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, तो डायरेक्टली हम उस फंक्शन में जा सकते हैं। 100 लाइन का एक लाइन में लिखा हुआ कोड देखने से अच्छा 5-5 लाइन के जो अलग-अलग फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं, वो रीड करना आसान लगेगा। छोटे-छोटे मॉड्यूल से, मॉड्यूल का नेम पता है, जाके डायरेक्टली उस मॉड्यूल को विजिट करो और कोड चेक करो, राइट? करेक्ट। सो फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है? रीडेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी
एंड थर्ड हमें जो देखना है, अब हर्षदा ने इस पूरे फंक्शन में, शादी के फंक्शन में अच्छे से डेकोरेशन का काम देख लिया। तो डेकोरेशन के बारे में जो भी चीजें है वो हर्षदा को पता है, सारी चीजें, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे इंफॉर्मेशन दी थी, जो कुछ भी करना है वो बताया था। तो नेक्स्ट शादी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हर्षदा के पास ही रहेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर से आपको किसी थर्ड पर्सन को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब बताने की जरूरत है क्या? नहीं, हर्षदा को ऑलरेडी पता है, तो हर्षदा वो काम अच्छे से कर सकती है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, रिसोर्स अपने पास अवेलेबल था, उसे फिर से यूज किया, विच इज नोन एज रीयूजेबिलिटी। और फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी। ओके, readability, modularity, and reusability are the features, are the advantages of function. Clear है everyone? Yes. So कल मैंने आपको एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, every function call get new stack frame, right? Yes. So whenever you write void main, oh I'm sorry, void main ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप लिखते हो integer a is equals to 10, integer b is equals to 20, and directly in printf statement you you can write addition is equals to percent d, और परसेंट डी की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो a प्लस बी की हेल्प से। ठीक है, ये इस तरीके से हम कोड अभी तक लिखते आ ही रहे थे। राइट, तो मेन फंक्शन को कोई कोई तो कॉल करता ही होगा। मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? परफेक्ट, मेन फंक्शन को कॉल करता था ओएस, बट अल्टीमेटली मेन इज द फंक्शन, तो एवरी फंक्शन कॉल गेट न्यू स्टैक फ्रेम। ये कल का स्टेटमेंट जो था वो प्रूफ करके देखना होगा। इफ यू रिमेम्बर, अपने मेमोरी ब्लॉक के डेटा सेगमेंट में टोटल 3 ब्लॉक्स थे। दिस ब्लॉक इज नोन एज स्टैक, this block is known as global and static, and this block is known as heap. The moment your OS calls the main function, जैसे कहा main function calls every function call get new stack frame, तो यहाँ पे अपने इस stack के ब्लॉक में main function की नाम से एक stack frame क्रिएट होती है। So this is known as stack frame. क्लियर है? फिर इस स्टैक फ्रेम में आपने मेन फंक्शन में जो कुछ भी डेटा, जो कुछ भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उन्हें जो कुछ भी वैल्यू असाइन की है, ये सब कहाँ पे होगा, इस मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में। सो ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, ए वेरिएबल को ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर की है 10। बी वेरिएबल को मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 20। फिर हमने डायरेक्टली ए प्लस बी, जो भी ए प्लस बी कैलकुलेशंस किए जो डमी में थे, लेकिन इस डमी को एक्सेस करने के लिए हमने तुरंत यहीं पे परसेंट डी लिखा है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस तुरंत लिखे गए या तुरंत मिले अपने इस डमी वैल्यू को फेच कर सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंट डी आपने जो भी डमी में एडिशन थी वो भी प्रिंट कर दे। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स आपने इस मेन फंक्शन के ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, इन सब को मेमोरी कहाँ पे मिलेगी,
मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में। यहाँ पे ए वेरिएबल को मेमोरी मिल सकती है क्या स्टैक फ्रेम के बाहर? तो इसका आंसर है नो। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जहां पे हमें एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट करना है। ये स्टैक फ्रेम तो क्लियर हो गया। यस, सो लेट अस स्टार्ट। अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट जो हम टाइप देखने वाले हैं फंक्शन का, वो है विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है। यस विष्णु बोलो। मै मैम वो ए प्लस बी फिर स्टोर कहाँ पे होता है? फिर ये डमी में है। जब आप प्रिंटफ में ही डायरेक्ट लिखते हो ना %d, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जो भी एडिशन है वो इस डमी में है। बट ये तुरंत एक्सेस, इमीडिएट एक्सेस है। इसकी वजह से ये %d आपकी डमी में से वैल्यू रीड करके प्रिंट कर सकता है। अगर मैंने ये मैडम कोड, पर डम हाँ मैडम डमी एक्सेस नहीं कर सकते ना अपन? करेक्ट ना, इसीलिए मैंने कहा ये इमीडिएट है। यहाँ पे मैंने %d लिखा और इस %d को ही बताया है कॉमा देके कि भाई तुझे a प्लस बी की वैल्यू रीड करनी है। तो ये इमीडिएट एक्सेस है, वो हम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ऐसे, मतलब फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने a प्लस बी और छोड़ दिया, और सेकेंड लाइन पे मैं लिखती हूँ एड इज इक्वल्स टू %d डबल कोट्स कंप्लीट एंड कंप्लीट प्रिंटफ का स्टेटमेंट, तो ये %d आपकी a प्लस बी की वैल्यू रीड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो प्रिंटफ के स्टेटमेंट में अगर आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर और वैल्यू दे रहे हो इमीडिएट एक्सेस पे, तो वो एक्सेस होता है, अदरवाइज नहीं। यस, सो लेट अस गो अहेड। विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। तो एक और स्टेटमेंट हमने कल देखा था, वी कैन कॉल फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, राइट? तो मुझे अगर कोई फंक्शन लिखना है, उसे कॉल करना है, तो पहले मेरे पास एक फंक्शन प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम बाय डिफॉल्ट लिख सकते हैं? अपना void main, करेक्ट? क्योंकि void main को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? void main इस फंक्शन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी OS की है, करेक्ट? तो जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन कॉल रहेगा पूरे कोड में, वो कंपलसरी आपकी मेन फंक्शन से ही जाएगा। इज इट क्लियर? पूरे कोड में सबसे पहला फंक्शन कॉल जो कुछ भी रहेगा वो हमेशा मेन फंक्शन से ही जाएगा। सो लेट अस सी। नहीं, मेन फंक्शन को तो ओएस ने कॉल किया ना। मेन फंक्शन में आने के बाद अपना कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन इज द एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट मिल गई आपको। उसके बाद आप जो कुछ भी फंक्शंस कॉल करने हैं, अब खुद से लिखे हुए अदर देन मेन, वो आप कॉल कर सकते हो। ओके, सो void मेन। अब मुझे सिंपल एडिशन का ही टास्क एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? एडिशन करनी है तो हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, फंक्शन नेम शुड बी सेंसिबल। आपका फंक्शन नेम देख के और वो फंक्शन नेम पढ़ के सामने वाले को पता चलना चाहिए कि भाई इस फंक्शन का काम क्या हो सकता है। तो सिंपल, इसलिए मैंने फंक्शन का नेम क्या डिसाइड किया? फंक्शन नेम इज एडिशन। ओके, एडिशन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। उन्होंने क्या बोला है? विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर मीन्स
0 पैरामीटर। तो इस ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में हम कुछ भी पास करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ विदाउट पैरामीटर। फंक्शन कॉल के लिए हमें क्या लगता है? फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट इफ एनी। अपने केस में पैरामीटर लिस्ट नहीं, इसमें क्या मिसिंग है? सेमीकोलन। करेक्ट। क्या रह गया है अपना? सेमीकोलन। सो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल तो कर लिया, लेकिन आपके पास ये फंक्शन एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, विच मीन्स आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन होनी चाहिए। सो लेट अस डिफाइन द फंक्शन। अभी आपको फंक्शन के बारे में क्या पता है? फंक्शन कॉल के बाद सिर्फ फंक्शन नेम, करेक्ट। और इसलिए जब भी आप फंक्शन डेफिनेशन लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखना है? फंक्शन नेम। अब इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर आपने कुछ भी पास किया था क्या? नो। अगर आपने कुछ पास ही नहीं किया तो आपके पास रिसीव करने के लिए कुछ लगेगा क्या? पास नहीं है, कहीं नहीं किया, तो रिसीव करने के लिए कोई लगेगा क्या? नहीं। और इसलिए फंक्शन डेफिनेशन में भी फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस रहेंगे, लेकिन वो एम्प्टी रहेंगे। क्लियर है? सो पैरेंथेसिस भी यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे। यस। फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए चाहिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। अब हमें पता है एडिशन का टास्क है। एडिशन करने के लिए कौन सी चीजें लगती हैं? एडिशन करनी है ऑफ टू नंबर्स, तो हमें क्या लगेगा? 2 नंबर। करेक्ट। और टू नंबर्स को होल्ड करने के लिए ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, टू वेरिएबल्स। करेक्ट। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स की जरूरत है जो वैल्यू स्टोर कर सके। सो इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। दो वेरिएबल्स मिल गए। हमें सिंपली इनकी क्या यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करनी है। सो a प्लस बी। लेकिन a प्लस बी ये जो एडिशन है, इसे स्टोर करने के लिए थर्ड वेरिएबल चाहिए, करेक्ट? यस। तो इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब एडिशन तो परफॉर्म हो गई, लेकिन मैसेज के थ्रू जो भी एडिशन है वो डिस्प्ले भी करनी होगी। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? प्रिंटफ स्टेटमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ आपने यहाँ पे बता दिया प्रिंटफ एडिशन इज इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे c वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी वो डिस्प्ले कर दी। ठीक है। अब आपने दो नंबर्स लिए, उनकी एडिशन की, उनकी एडिशन डिस्प्ले भी कर दी। तो जिस फंक्शनैलिटी के लिए या जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने ये फंक्शन लिखा था, वो टास्क अचीव हो गया। यस। हमें एडिशन ही करनी थी, तो एडिशन का जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ या नहीं? क्या लगता है? यस, कंप्लीट हो गया। एडिशन का टास्क अगर कंप्लीट हो गया है तो आपके पास देने के लिए कुछ भी है क्या? नो। अपने पास एडिशन कंप्लीट होने के बाद इन रिटर्न देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे पास कोई रिटर्न करने के लिए चीज ही नहीं है, या फिर हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है। ये बताएंगे कैसे? एंड ये बताने के लिए यूज किया जाता है void डेटा टाइप। इस void डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? नथिंग। So whenever we don't have any return statement, what will be the return type of function? Void. क्लियर है?
when we don't have return statement in function, return type of function will be void. तो ये जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हुई, that process is nothing but function definition. After function definition, आपके पास रिटर्न टाइप है, आपके पास फंक्शन नेम है और आपके पास पैरामीटर लिस्ट भी है. यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? तो यस. व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन एवरीवन? Perfect. Return type of function is void. What is the name of function? Perfect. Addition. Is there any parameter list? No. तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स कैसे रहेंगे? एम्प्टी. राइट. एंड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट के लिए सेमीकोलन. एंड दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके. तो कोई भी फंक्शन अगर आपको अपने कोड में लिखना है तो उसकी जर्नी क्लियर है एवरीवन? फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी एट द टॉप मुजम्मिल. ऐसा क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आप खुद से लिख रहे हो. हर्षदा को डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ये आपका खुद का डिसीजन था. ये पूरे घर को पता है क्या? पूरे घर को ये पता है क्या कि आपने हर्षदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? नहीं. आपको वो बताना होगा कि इस चीज का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? हर्षदा है. तो वैसे ही जब आप खुद से कोई फंक्शन लिखते हो तो आपको कंपाइलर को इंट्रोडक्शन तो देनी होगी. तो ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो आपने लिखे हुए फंक्शंस की इंट्रोडक्शन आपके कंपाइलर को देता है. ठीक है. हाँ. तो काम स्टार्ट हो गया है और काम स्टार्ट होने के बाद इंट्रोडक्शन दी, ये चलेगा क्या? नहीं. इसलिए पहले इंट्रोडक्शन, इसलिए सबसे ऊपर डिक्लेरेशन. यस साक्षी. तो ये अब मैं कोड में रिपीट करूं तो चलेगा? यस तनिषा बोलो. हाँ विष्णु. मैम ये फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं किया तो क्या होगा कोड में? वार्निंग आएगी. फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट कंपल्सरी इन सी प्रोग्रामिंग. लेकिन फिर सीपीपी में आपको प्रॉब्लम होगा. सीपीपी में अगर आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते हो तो वो एरर देगा. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द रूल्स. तो डिक्लेरेशन नहीं किया ऐसे मत करो, रूल्स को फॉलो करो. अच्छी आदत लग जाती है, फिर इसकी वजह से आपको सीपीपी में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. So yes, let us start. As usual, सबसे पहले क्या होना चाहिए? हेडर फाइल इंक्लूजन. So hash include stdio.h. पहले हमें क्या चाहिए? अपना एंट्री पॉइंट विच इज void main. तो सबसे पहले तो हमें void main लिखना है, उसके बाद आगे की चीजें हम
स्टार्ट करेंगे। हेडर फाइल्स में आपके सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फॉर इंट्रोडक्शन, राइट? जो प्रिंटफ आप इतने दिन से यूज कर रहे थे वो भी क्या है, फंक्शन ही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉल। यहाँ पे आप ये देखो, प्रिंटफ इज द फंक्शन नेम, फिर आप इसे कुछ तो पैरामीटर्स पास कर रहे हो एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। सो दिस इज नथिंग बट फंक्शन कॉल। आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो वो कहीं पे तो डिफाइन होना चाहिए, कहीं पे तो डिक्लेयर होना चाहिए, करेक्ट? राइट। तो अब जिन्होंने सी लैंग्वेज डिजाइन की, डेनिस रिच, वो आपको बोलेंगे क्या कि मैंने सी लैंग्वेज डिजाइन की है, तो ये लो, मैंने कैसे वो डिजाइन की है, मैंने कैसे फंक्शंस लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, तुम सारे फंक्शंस के डेफिनेशन देख लो। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं होता है, ठीक है? आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है, तो वो तो हमें डेफिनेशन नहीं देंगे। अपने पास अगर डेफिनेशन भी नहीं है, डिक्लेरेशन भी नहीं है, तो हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो ये जो हेडर फाइल्स है वो आपको सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशंस के साथ वो इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या देंगे, डिक्लेरेशन। सो हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशंस। यस, बैक टू द पॉइंट। हमने पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, फिर सबसे पहले तो वॉइड मेन लिख दिया। अब यहां से आगे अपने एक्चुअल टास्क स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, आप बताओ। व्हाट शुड बी द सेंसिबल नेम ऑफ फंक्शन, सो दैट मुझे पता चलेगा ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए है। डोंट यू थिंक इट शुड बी कैलकुलेट फैक्ट? करेक्ट। जब हम कहते हैं सेंसिबल नेम, तो मेरे कोड में बस ये सिंगल लाइन देख के पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन क्यों यूज हो रहा है। आपको लगेगा इतना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, हम बहुत लेंथी कोड लिखने वाले हैं, राइट? इतने लेंथी कोड अगर हम लिखने वाले हैं तो पता तो चलना चाहिए ना भाई कि कहाँ, कौन से फंक्शन का मीनिंग क्या है, कैसे है। मैं आपको एक कोड दिखाऊंगी जिसमें मैंने भर भर के फंक्शंस लिखे हैं, अभी किया है, मतलब उस पे काम चल रहा है। तो अगर मैंने फंक्शन के नेम प्रॉपरली नहीं दिए तो मुझे चीजें समझ में ही नहीं आएगी। लेट अस सी, ठीक है? घबराना नहीं है यहाँ पे प्लीज, नहीं तो मैं मुझे ऐसे हो जाएगा क्यों दिखाया मैंने। अब देखो, सिंपल यहाँ पे फ्रेंड्स ऐड करने हैं और फ्रेंड्स सजेस्ट करने हैं, ठीक है? तो मैंने सिर्फ फ्रेंड्स ये ऐसे नेम दिए होते, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, तो मुझे क्लियर होता क्या कौन से फंक्शन का मीनिंग क्या है, किस लिए यूज हो रहा है? कुछ भी क्लियर होता क्या? ये जूम नहीं होता है। आई डोंट नो इफ यू आर वेदर एबल टू सी दिस और नॉट। हाँ, तो सिर्फ फ्रेंड्स ऐसे नेम लिखती ना मैं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कौन से चीज का मीनिंग क्या है। तो मैंने एक फंक्शन का नेम लिख दिया फेच एडेड फ्रेंड्स, एक फंक्शन का मैंने नेम दिया फेच फ्रेंड सजेशन, ठीक है? तो अब इन दोनों
फंक्शन की मीनिंग्स जो भी है वो आपको सिर्फ नाम देख के पता चल रहे हैं। ठीक है, आपको मेरी फंक्शनैलिटी क्या है या मेरा एप्लीकेशन क्या है ये कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये दो फंक्शन नेम की हेल्प से आप लिंक लगा सकते हो क्या कर रहे हो। यस, सिर्फ नाम देख के हम कुछ तो लिंक लगा सकते हैं। करेक्ट। और इसलिए अपने फंक्शन नेम कैसे होने चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए। लेंदी हो गया क्या, यस, थोड़े से लेंदी लगेंगे, लेकिन अपने लिए वो काम आने वाला है, हमें क्लैरिटी रहेगी कि क्या चल रहा है। तो वैसे ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने कैलकुलेट फैक्ट करके फंक्शन नेम दिया। अभी जो हम फंक्शन टाइप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, विदाउट पैरामीटर। तो हम कुछ भी पास करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देंगे एंड एंड में सेमीकोलन। ये चीज मैं हमेशा बताती हूँ। आपने फंक्शन कॉल के टाइम लिखा कैलकुलेट फैक्ट, और वही फंक्शन डिफाइन करते टाइम आपने लिखा कैलकुलेट फैक्ट। सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एफ कैपिटल है और यहाँ पे एफ स्मॉल है। करेक्ट। तो इतनी सी चीज से फर्क पड़ता है क्या, बहुत फर्क पड़ता है। ये जो कैलकुलेट फैक्ट का स्पेलिंग है ना मुजम्मिल, यहाँ पे मैंने एफ कैपिटल लिखा है, वही डेफिनेशन के टाइम पे मैंने उसे स्मॉल कर दिया। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, और ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ये गलती से। केस सेंसिटिविटी, आपके वेरिएबल नेम जैसे केस सेंसिटिव होते हैं ना, वैसे ही आपके फंक्शन नेम्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। यस। देन जैसे आपके वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे आपके वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, वैसे ही आपके फंक्शन नेम में भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होती है। ओके। हाँ, अंडरस्कोर दे सकते हो या कंटिन्यूएशन में लिखो, चलेगा, लेकिन ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो भी रूल्स है वो सारे रूल्स बाय डिफॉल्ट फंक्शन नेम को एप्लीकेबल है। और यही एक रीजन है, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो और फंक्शन कॉल करते टाइम आपके पास तो पैरामीटर लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स क्यों दे रहे हो, टू डिफरेंशिएट दैट भाई ये फंक्शन कॉल है, वेरिएबल नेम नहीं, क्योंकि सारे रूल्स सेम है। वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम में एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इसलिए अगर आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, आपके पास पैरामीटर लिस्ट नहीं है, फिर भी ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देना भूलना नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन कॉल। यहाँ पे कमेंट में कंपलसरी लिखना है कि ये फंक्शन कॉल है। ओके, फिर इसे कॉपी करो, दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड केस सेंसिटिविटी एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसे कॉपी करो, मेन फंक्शन के बाहर इसे पेस्ट करो, तो आपको फंक्शन नेम मिल गया, पैरामीटर लिस्ट मिल गई। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स दो। ओके, अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो कौन से नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, पहले नंबर होना चाहिए। सो इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 5। ओके, इंटीजर नम इक्वल्स टू 5। अब फैक्टोरियल की प्रोसेस स्टार्ट करनी है या फैक्टोरियल स्टोर करना है, तो पहले अपने पास एक वेरिएबल होना चाहिए, इंटीजर फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। देन व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, हमें क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू नम, और फिर अपने नंबर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसे डिक्रीमेंट करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट एल्गोरिथम हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हो,
फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d, और फिर यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो आपने प्रिंट कर दी। इस थ्रू आउट द ऑपरेशन, मतलब ये जो भी ऑपरेशन था या जिसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा था, ये तो कंप्लीट हो गया। तो रिटर्न करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? सब तो आपने कर दिया। अरे बोलो, आपके इमोजीज मुझे दिखते नहीं है। डू वी हैव एनी रिटर्न स्टेटमेंट? नो। अगर आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? परफेक्ट। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन विल बी void। अब यहाँ पे जो अपनी एक फर्स्ट लाइन क्रिएट हुई है फंक्शन बॉडी की, इसे एज इट इज कॉपी करो और आपके मेन फंक्शन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे उसे पेस्ट कर दो। रिटर्न टाइप, function name, parameter list, and after that semicolon. What it represents? Correct. Function declaration. Okay. Return type, function name, parameter list if any, opening closing round brackets तो देनी ही है, and semicolon. This is known as function declaration. Okay. So, as we know, every function call get new stack frame. तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे होने वाला है, वो विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है आपका डेटा सेगमेंट। इस डेटा सेगमेंट में साइड में यहाँ पे ग्लोबल एंड स्टैटिक और यहाँ पे हीप, ये मेमोरी ब्लॉक्स प्रेजेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर फैक्टोरियल की वैल्यू पहले 1 नहीं रहेगी ना, तो 1 इंटू नंबर, सॉरी, फैक्ट इंटू नंबर, यहाँ पे गार्बेज आ सकता है। ठीक है साक्षी, दिस इज द लॉजिक टू कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर। परसों आप नहीं थे क्या? हाँ, तो एक बार वो सेशन रिवाइज कर लो, वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। यस, सो लेट अस स्टार्ट। ओएस किसे कॉल करेगा? ओएस विल कॉल मेन फंक्शन। एवरी फंक्शन कॉल गेट न्यू स्टैक फ्रेम। मेन फंक्शन को कॉल आते ही मेन फंक्शन के लिए एक स्टैक फ्रेम एलोकेट हो गई। मेन फंक्शन में हमने एंट्री की। मेन फंक्शन में एंट्री करने के बाद फर्स्ट लाइन पे ही क्या लिखा है? कैलकुलेट फैक्ट। दैट मीन्स अगेन फंक्शन कॉल। हमें क्या पता है? एवरी फंक्शन कॉल गेट न्यू स्टैक फ्रेम। तो इस कैलकुलेट फैक्ट फंक्शन को भी एक न्यू स्टैक फ्रेम असाइन हो जाएगी। ओके, तो अब हम आ गए कैलकुलेट फैक्ट इस फंक्शन में। कैलकुलेट फैक्ट इस फंक्शन में एंट्री करते ही लाइन नंबर 1 पे आपने क्या लिखा है? इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अपने नम वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर डेटा है, इसमें डेटा स्टोर होगा 5।
सेकेंड है इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके फैक्ट वेरिएबल को मेमोरी असाइन होगी 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। फिर आपने चेक किया नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? सो यस, 5 इज ग्रेटर देन 0। तो लूप में एंट्री कर ली 5 ग्रेटर देन 0 है इसलिए। फिर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नम। फैक्ट वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1। 1 इंटू 5 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 5। किसे असाइन किया? फैक्ट वेरिएबल को। तो फैक्ट वेरिएबल में जो पहले 1 वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी 5 से। आफ्टर दैट वी आर डिक्रीमेंटिंग द नंबर। जो नंबर पहले 5 था वो अब हो जाएगा 4। अगेन वी विल चेक 4 ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। फिर से लूप में एंट्री की फैक्ट इंटू नंबर। फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू अब है 5, नंबर की वैल्यू है 4। 5 इंटू 4 विल बी 20, और ये 20 हमने असाइन किया अगेन अपने फैक्ट वेरिएबल को। आफ्टर दैट अगेन वी डिक्रीमेंट द नंबर। नंबर की वैल्यू 4 थी, वो हो गई 3। 3 ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। अगेन लूप में एंट्री मिल गई। सो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नंबर। नंबर की वैल्यू है 0, सॉरी, नंबर की वैल्यू है 3, फैक्ट की वैल्यू है 20, एंड 3 इंटू 20 व्हाट विल बी द आंसर? 60। किसे असाइन किया है हमने? ये 60 वैल्यू हमने कौन से वेरिएबल को असाइन की? परफेक्ट, फैक्ट वेरिएबल। तो फैक्ट वेरिएबल में जो पहले 20 था वो अब रिप्लेस हो जाएगा 60 से। देन अगेन नंबर डिक्रीमेंट, तो जो नंबर 3 था वो अब हो जाएगा 2। अगेन वी विल चेक 2 ग्रेटर देन 0। यस इट इज। फिर से लूप में एंट्री मिल गई। फैक्ट इंटू नंबर। फैक्ट की वैल्यू है 1, फैक्ट की वैल्यू है 60, नम वेरिएबल की वैल्यू है 2। 60 इंटू 2 विल बी 120। तो ये 120 अगेन फैक्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर डिक्रीमेंटिंग द नंबर। नंबर 2 था, इट विल बिकम 1। 1 ग्रेटर देन 0 है क्या? यस, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें फिर से अपने लूप में एंट्री मिल जाएगी। लूप में एंट्री मिलते ही हम क्या लिखते हैं? फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नंबर। तो फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 120। 120 इंटू 1 आंसर विल बिकम 120। ऑन सेकेंड लाइन वी आर डिक्रीमेंटिंग द नंबर। नंबर की वैल्यू 1 थी, डिक्रीमेंट करके हो जाएगी 0। 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? नो। तो हम डायरेक्टली लूप से एग्जिट करेंगे एंड वी विल गो टू द लाइन नंबर 18। और लाइन नंबर 18 हमने विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन क्या प्रिंट किया है? फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d और फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू। तो जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 120 अपने कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। दिस क्लोजिंग करली ब्रैकेट डिफाइंस द एंड ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द फंक्शन और एंड ऑफ द टास्क। ठीक है, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे थे वो एंड हो गया। ये बताने का काम कौन करता है? आपका ये फंक्शन का क्लोजिंग करली ब्रैकेट। देन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है हमने कल लिखी हुई सेकेंड लाइन। इफ यू रिमेम्बर, एक लाइन थी व्हेन फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड और टास्क गिवन टू द फंक्शन एंड्स, तो क्या होता है? इट विल vanish the stack frame of that function, right? फर्स्ट लाइन क्या थी? एवरी फंक्शन कॉल गेट न्यू स्टैक फ्रेम।
the stack frame of the stack will get executed when we call the function. The allocated stack frame of function get vanish when function execution is over, right? तो फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन चल रहा था वो एंड हो गया क्या? यस, नो? यस, जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन था वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आपकी जो फंक्शन की स्टैक फ्रेम है वो वैनिश हो जाएगी। वैनिश हो जाएगी मतलब यहां से निकल जाएगी। तो इस स्टैक फ्रेम में जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए थे, जो भी डेटा आपने डिक्लेयर किया, स्टोर किया था, ये सब क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, जब ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी तो हम कहाँ पे जाएंगे? प्रीवियस स्टैक फ्रेम में, मतलब मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में। क्लियर है? तो यहीं पे आपको थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस होती है। ये अगर अच्छे से किया है तो लिंक लगेगी। देन द प्रीवियस स्टैक फ्रेम बिकम द टॉप एंड इट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। तो अपनी प्रीवियस स्टैक फ्रेम हमेशा कहाँ पे रहने वाली है? अपने ऊपर ही। तो जैसे ही अपनी स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी, हम अपनी प्रीवियस स्टैक फ्रेम पे चले जाएंगे। और उन्होंने क्या बताया? प्रीवियस स्टैक फ्रेम में जाएंगे और वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। लेकिन मेन फंक्शन का भी क्लोजिंग ब्रैकेट यहीं पे है। फंक्शन कॉल के तुरंत बाद यहाँ पे क्या था? क्लोजिंग ब्रैकेट। दैट मीन्स मेन फंक्शन का भी जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। तो मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम भी क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद हम कैलकुलेट फैक्टोरियल में गए, फिर से हम मेन फंक्शन में आए। इसके लिए कुछ तो पीओसी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे मैसेज प्रिंट करो, हेलो। ठीक है, एंटर करते ही हेलो मैसेज प्रिंट होगा। कैलकुलेट फैक्टोरियल इस फंक्शन को अगर कॉल जा रहा है तो ऑब्वियसली जो भी फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल प्रिंट होगा। और फिर से हम मेन फंक्शन में ही आ रहे हैं, इसका पीओसी कैसे मिलेगा? फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन दो फंक्शन कॉल के बाद, और यहाँ पे लिखो बाय बाय। ओके, लेट अस स्टोर दिस प्रोग्राम। Compile it and then run. So here you can see hello factorial equals to 120 and bye bye. Clear है? So this one is the function type 1. तो आज आपको क्या करना है? ये जो टाइप 1 है, तो टाइप 1 से फंक्शन टाइप 1 से असाइनमेंट 1 के जो क्वेश्चंस है, आपकी असाइनमेंट 1 जो आपकी कंप्लीट हो गई है, इवन असाइनमेंट 2 भी अब तक कंप्लीट हो गई होगी, राइट? असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, इन दोनों असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चंस अब आपको फंक्शन टाइप 1 से इंप्लीमेंट करने। ठीक है, बेसिकली चारों असाइनमेंट्स 1 2 3 4, 2 इफ एल्स के और 2 लूप के, ये सारे असाइनमेंट्स आपको फंक्शन टाइप 1 से करने हैं। आपको लैब ट्रेनर्स ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आदेश सर और शुभम सर,
कि एग्जैक्टली असाइनमेंट क्या रहेगी फंक्शन की, लेकिन ये सिर्फ अभी हमने टाइप 1 कवर किया है। अभी 3 टाइप रिमेनिंग है, तो वो आगे के सेशंस में कवर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या एवरीवन? जो थेरोटिकल पार्ट हमने कल लिखा था, इसकी लिंक लग रही है क्या अब? यस। तो इस चीज के लिए ये जो कल का थेरोटिकल पार्ट था वो इम्पोर्टेंट था। यस। और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे अपनी स्टेप्स टाइप्स आगे आगे चले जाते हैं। तो जो टाइप 1 था वो तो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप 2 कवर कर लेंगे। ओके। यस। एनीवन, एनी क्वेश्चन? मुजम्मिल, जावा के लिए तो इतनी जल्दी मत कर, सच्ची बता रही हूँ। जावा में इतने भर भर के फंक्शंस है ना, तुझे अब धीरे धीरे मतलब ये समझ में आता है कि भाई हमें सी में ही फंक्शंस लिखने नहीं आ रहे। अब सी के जो फंक्शंस है वो बेसिक डेटा टाइप पे काम करते हैं। जावा के फंक्शंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं यार। ठीक है। तो जावा कब स्टार्ट होगा उसके पीछे मत दौड़ तू। अभी जो चल रहा है वो शांति से कंप्लीट करते हैं, धीरे धीरे आगे जाते हैं। ओके। अभी बहुत कुछ देखना है। अभी तक तो हमने एरे भी नहीं देखा, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। देन पॉइंटर जैसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी तक नहीं हुई। तो रुको, अब फंक्शंस पहले अच्छे से कर लेते हैं। फंक्शंस के अराउंड 90 कोड है। चलो, तुम्हें जल्दी है इसलिए जावा देंगे भी। मुझे पहले ये बताओ, सी के कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं? देखा जाए तो मैं अभी आपके फंक्शन के दोनों टाइप्स कवर कर सकती थी। फर्स्ट 2 टाइप्स, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। दोनों अगर मैं एक साथ लेती हूँ ना तो आपका ही कंफ्यूजन होने वाला है। इसलिए हम इतना स्लो डाउन करके चल रहे हैं। ठीक है। और ये फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जाओ, आपको फंक्शंस ही लिखने हैं, भर भर के लिखने हैं। ओके। सो हैव पेशेंस। फिर स्लो जाएंगे तो बहुत देर ही लगने वाली है। आपका आपने ही मुंह उतरा, वो जो इमोजी था रोते हुए वो सेंड किया, इसलिए सब बता रही हूँ। स्लो ही रखने का रीजन ये है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब जावा में पहुंचेंगे तो जावा में हमें सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है। यस। सो फाइन, असाइनमेंट क्लियर है एवरीवन? ओके। आपको टोटल 4 असाइनमेंट्स मिले हैं, उसमें से स्टेटस क्या है, कितने असाइनमेंट कंप्लीट है, कौन सी पेंडिंग है? 2 कंप्लीट है। ओके। यस, बाकी सब? ओके।
ओके, फाइन। वैसे कल सैटरडे भी है और दसरा भी है, तो कल आपकी लैब भी नहीं रहेगी। ठीक है? यस। तो हैप्पी दसरा इन एडवांस। एंड यस, थैंक यू। बाय बाय।